हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च यानी कि आज जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने ले लिए हैं। कुछ टॉपिक्स तो मैंने जो है अपने आप भी ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी आगे है यानी कि 13, 14 और 15 को है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारी पहले की भी वीडियोस जो हैं एग्ज़ाम एनालिसिस पे जो मैंने डाल रखी हैं वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे एक ही टॉपिक को जो है बस थोड़ा सा चेंज कर करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। पेपर 1 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो एक अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है लगभग सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक नेक की फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नेक NAAC नेक। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर? तो कर्नाटक में। नेक का फुल फॉर्म क्या है? तो नेक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये नेक की फुल फॉर्म है। ठीक है, एनसीईआरटी की पूछे, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई थी एनसीईआरटी की? तो 1961 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और सीबीएसई की पूछे तो सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में, ठीक एक साल बाद। और इसका भी मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोद। ठीक है, सैम पित्रोद जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग ने सिफारिश क्या की थी? इसने सिफारिश की थी कि शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही जो है अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है, शिक्षा में जो है प्रारंभिक स्तर से लेकर के जो शिक्षा है उसको अंग्रेजी जो है वहाँ पर अनिवार्य बनाई जाए। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है। एक क्वेश्चन चलिए आपके लिए मैं देता हूँ। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग था जिसने MCQ परीक्षा या परीक्षण पद्धति की सिफारिश की गई थी और जिसके आधार पर जो है आज MCQ बेस्ड जो है इवेल्युएशन या कहीं की परीक्षाएं होती हैं। वो किस आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता पूछी गई थी। मूल्यांकन तो मैंने कई बार आपको समझा रखा है। ठीक है, तो मूल्यांकन की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मूल्यांकन जब भी किया जाता है तो मूल्यांकन में कुछ बातें जो होती हैं वो अनिवार्य होती हैं, बिना उसके जो है मूल्यांकन सफल नहीं माना जाता है। जैसे कि पहली आप मान सकते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए मूल्यांकन में, वैधता होनी चाहिए। ठीक है, और समग्रता होनी चाहिए। ठीक है, और उद्देश्य निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, उद्देश्य निष्ठा, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए इसमें, और मानकता भी होनी चाहिए। ठीक है, बिना मानकता के तो मूल्यांकन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मानक मानक जो है वो काफ़ी अनिवार्य है। तो बिना मानक के जो है मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि निम्न में से कौन सी जो है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अगर आपको ये सारे पता होंगे तो आप इजीली जो है पहचान पाएंगे। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ मैं इसको।
तो ये जो हमारी वीडियोस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप आने वाली जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी शिफ्ट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया डेटा के प्राथमिक स्रोत को लेकर के। ठीक है, 4 ऑप्शन थे और उसमें कहा गया था डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत में जो है हम सबको पता है कि डेटा जो होता है वो दो तरीके से दो तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक, जिसे प्राइमरी भी बोलते हैं, एक होता है द्वितीय। तो जो प्राथमिक डेटा होता है वो इसमें कौन कौन से डेटा आ जाते हैं, जैसे मूल पुस्तकें। ठीक है, मूल पुस्तकें यानी जो कि प्रत्यक्ष तौर पर होती हैं, प्रत्यक्ष तौर पर डेटा मिलता है हमें। ठीक है ना, इसमें शोध पत्र भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें पांडुलिपि जो होती है या पांडुलिपियाँ जो होती है वो भी इसमें आती हैं। इंटरनेट भी इसमें ही आप ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट और शोध प्रबंधन भी इसी में आ जाता है। तो ये तो प्राथमिक स्रोत हो गए जो प्रत्यक्ष रूप से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे अब द्वितीय स्रोत जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त होने वाले आंकड़े हो जाएंगे इसमें, जैसे कि ईयर बुक्स, ये द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है ना, ईयर बुक हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया भी हो गया। और उसके बाद इसमें हो जाएगा अनुवादित पुस्तकें जो होती हैं वो भी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, अनुवादित पुस्तकें जो होती हैं, ट्रांसलेट की जाती हैं बुक्स को, ये भी द्वितीय आंकड़े के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक पूछा गया था, द्वितीय आपसे हो सकता है पूछ ले आगे एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और द्वितीय आंकड़ों में जो आंकड़े जो प्राप्त होते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है संचार में भाषा की बाधा। ठीक है, देखें संचार में मैंने आपको संगठनात्मक बाधा भी बताई थी, भाषा संबंधी बाधाएं भी बताई थी। तो भाषा संबंधी बाधाओं से क्वेश्चन था आज। तो भाषा संबंधी जो बाधा होती है संचार में उसमें लिख सकते हैं आप, जैसे कि त्रुटिपूर्ण अनुवाद। ठीक है, यदि ट्रांसलेशन गलत होगा, या फिर अस्पष्ट पूर्व धारणाएं। ठीक है, अस्पष्ट पूर्व धारणाएं आ जाएंगी। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगी तकनीकी भाषा का प्रयोग। ठीक है, तकनीकी भाषा का प्रयोग। तो ये आप कह सकते हैं ये सारी की सारी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। ठीक है, भाषा संबंधी बाधा है। नेक्स्ट है ऑसबॉर्नेट एक क्या है। ऑसबॉर्नेट एक क्या है, तो ऑसबॉर्नेट एक जो है यानी फर्स्ट जो है ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, शायद असर्शन और रीजनिंग करके ऐसे सवाल पूछा गया था इसमें, यानी कि एक बार कथन दे रखा था फिर तर्क दे रखा था इसमें। ठीक है, कि ऑसबॉर्नेट एक प्रकार का कंप्यूटर ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, बस ऑसबॉर्नेट से क्वेश्चन था, बस इतना पता चला है। तो ये जो है ये कंप्यूटर का एक प्रकार होता है। ठीक है, और जो है ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि पोर्टेबल था। ठीक है ना, पहला विश्व का पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो ऑसबॉर्नेट फर्स्ट था। ठीक है, तो आपसे अगर लैपटॉप पूछ ले कि पहला पोर्टेबल लैपटॉप कौन सा था, तो इप्सन HX20। ठीक है, इप्सन HX20 को जो है पहला पोर्टेबल लैपटॉप कहा जाता है। ठीक है, पोर्टेबल लैपटॉप। ओके, मैं एक बार फिर से मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट था रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक से क्वेश्चन था। रेड डेटा बुक हम सबको पता है कि रेड डेटा बुक जो है वो जो पक्षी हैं या जो वन्य जीव हैं या फिर जो वृक्ष वगैरह हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं उनकी जो है ये सूची जारी करती है। ठीक है, लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन सी जो है वो इंडेंजर्स स्पीसीज़ हैं, कौन कौन सी मतलब लुप्त हो रही हैं और किन को बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो रेड डेटा बुक के तहत आती है और इसको जारी कौन करता है, तो IUCN करता है। ठीक है, IUCN के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में कहाँ, तो जिनेवा में। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर से लॉस एंड प्रॉफिट और रेशियो से क्वेश्चन था, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि अगर राम की आय जो है, राम की आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी आय में 20% की कमी होती है, ठीक है। तो बताइए बताइए कि राम की आय में कितनी कमी या कितनी वृद्धि होगी, या कितना लाभ और कितना हानि होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है सवाल। तो अब अधिकतर लोग ये कहेंगे कि भाई राम की अगर आय 1000 रुपये है, ठीक है, एक बार 20% बढ़ा और फिर एक बार 20% कम हो गया, तो इसमें जो है क्या वृद्धि हुई? कोई वृद्धि नहीं हुई, है कि नहीं? इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, बिल्कुल उतनी आय होगी। लेकिन ये गलत है। आप देखेंगे कि राम की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 1200 रुपये अब सैलरी हो गई उसकी, है कि नहीं भाई? अगर हम बात कर रहे हैं 10% की, तो 1000 का 10% 100 होता है, और 20% कितना होता है? 200। तो 1000 से अब सैलरी कितनी होगी? 1200, क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि 20% की फिर कमी हो गई, तो 1200 का 20% आपको पता होना चाहिए। 1200 का 20% जो होगा वो 1000 से भी कम चला जाएगा, 900 समथिंग जाएगा इसकी सैलरी। तो आप देखेंगे कि लॉस हुआ है ऐसे सवाल में। तो ऐसे सवालों को आप किस तरीके से करेंगे? ईजी शॉर्ट ट्रिक से। तो उस तरीके से करेंगे कि आपको करना ये है कि जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करना है और 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है, और 4 से इसे भाग कर दो। सॉरी, 4 से कह रहा हूँ मैं, इससे जो है 4 से नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सक्सेसिव मेथड से कर देते हैं। जैसे कि 20% एक बार वृद्धि हुई है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है, एक बार मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, सही से करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि राम की जो आय है वो 20% पहले बढ़ी है, फिर 20% घटी है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। तो यानी एक बार बढ़ी है तो 5 से 6 हो गई होगी, और एक बार घटी है यानी 5 से 4 हो गई होगी। तो इसको मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24, ठीक है। यानी 25 थी, अब कितनी हो गई है? 24 हो गई। कितने कम हुई है? 1%। कितने पे? 25 पे, गुणे में 100। तो इस तरीके से कितना गया? 4%। 4% की हानि हुई है, ठीक है ना। यानी 4% जो है कम हो गई है अब सैलरी। यानी 1000 रुपये अगर थी तो पहले तो 1200 हो गई क्योंकि 20% बढ़ी, लेकिन जब कम हुई तो 1000 में भी 4% की कमी आ गई। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि उसका लॉस हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।